गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेजी वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सरल समीकरण। तो समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक नामों को ध्यान होना चाहिए और वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास है चर संख्याएँ। तो चर संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मान स्थिति के आधार पर बदलता रहता है, चर कहलाती हैं। तो जैसे हमारे पास लिखें इसे, तो ऐसी संख्याएं जिनका मान स्थिति के आधार पर बदलता रहता है, चर राशियां या संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड से दर्शाते हैं। तो चर राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनका मान स्थिति के आधार पर बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशियां। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड से। जैसे हम उदाहरण लें इसका, तो x + 2 बराबर हमारे पास है 10। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 8। इसी तरह से x + 5 बराबर अगर 10 है, तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा? 5। तो स्थिति चेंज करते ही x का मान बदल गया, उसे हम क्या कहेंगे? चर राशि। उसके बाद में हमारे पास है अचर राशियां। अचर राशियां कौन सी होती हैं? ऐसी राशियां जिनका मान स्थिति के आधार पर बदलता नहीं है, वो अचर राशियां कहलाती हैं। तो लिख सकते हैं ऐसी राशियां या संख्याएं जिनका मान स्थिति के आधार पर बदलता नहीं है, अचर राशियां कहलाती हैं। तो इनके अगर उदाहरण लें तो ये क्या होंगे उदाहरण? इसके उदाहरण हो जाएंगे सभी वास्तविक संख्याएं। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी क्या हैं? अचर राशियां हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 10 है, तो 10 का मान 10 ही रहेगा। किसी भी समीकरण में अगर हम मान रखें, किसी भी कंडीशन में मान रखें, तो 10 का मान 10 ही रहता है। इसे हम क्या कहेंगे? अचर राशि। ये ऐसे यहाँ पे है 5 जो है, 5 कहीं भी रखेंगे 5 का मान 5 ही रहेगा, 2 का मान 2 ही रहेगा। इनका मान बदलता नहीं है, निश्चित रहता है। उसे हम क्या कहेंगे? अचर राशियां। उसके बाद है हमारे पास व्यंजक। अब व्यंजक क्या होता है? चर व अचर का संयुक्त रूप व्यंजक कहलाता है। तो हमारे पास चर और अचर को एक साथ अगर लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है व्यंजक। जैसे हमारे पास उदाहरण लें इसके, तो 2x है, x + 5 है, y भाग 3 है, या हम कहें हमारे पास है y -3। तो ये हमारे पास जो उदाहरण है वो क्या हैं? व्यंजकों के हैं। ये सारे क्या हैं? व्यंजक हैं। उसके बाद व्यंजकों से हमारे पास बनती है समीकरण। समीकरण क्या होती है? दो समान व्यंजकों को बराबर का निशान लगा करके जब हम दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास है 2x = 10।
तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। ये भी एक व्यंजक है और ये भी क्या है, एक व्यंजक। इन दोनों का मान बराबर है, इसलिए हमने बराबर का निशान लगा करके दर्शाया है। इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। अब जो ये समीकरण है, इसका बायां पक्ष जो है, जो हमारे पास बायां पक्ष है, बाईं साइड मान लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं बायां पक्ष, और जिसे हम दाईं साइड लिखते हैं उसे हम बोलते हैं दायां पक्ष। ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे समीकरण का जब हम हल निकालेंगे तो समीकरण में चर का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है वो क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। जैसे हमारे पास 2x बराबर 10 है, x का मान क्या रखें कि ये 10 हो जाए, तो x की जगह हमें रखना पड़ेगा 5, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 10 बन जाएगा। तो चर का वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है वो क्या कहलाता है, उस समीकरण का हल कहलाता है। तो जो प्रश्नावली 4 है हमारे पास, इसमें हम इन समीकरणों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन लेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न जो है उसमें हमें सारणी दी है और सारणी में कुछ समीकरणें दी हैं और कुछ उसके हल दिए हैं। हमें ये चेक करना है कि इसके हल हैं या नहीं हैं। तो सारणी आपके स्क्रीन पर आ रही है। तीसरे पार्ट में जो हमें हल करना है उसको हम यहाँ पे हल करेंगे। तो पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है इसने x + 3 बराबर है हमारे पास 0। x का मान यहाँ पे हमें 3 रख के देखना है और हमें ये चेक करना है कि इसका हल है या नहीं। तो हमें x की जगह मान रखना है जो मान दिया हुआ है। अगर ये बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो इसका हल होगा, वरना इसका हल नहीं होगा। तो पहला पार्ट में हल कर रहा हूं। पहले पार्ट में समीकरण है x + 3 बराबर 0 और x का मान हमें दिया हुआ है इसने 3। तो x की जगह 3 रख के देखेंगे, बायां पक्ष लेंगे। बाएं पक्ष में हमारे पास x की जगह जब हम 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 + 3 बराबर कितना आएगा हमारे पास 6। क्या ये 6 0 के बराबर होता है, दाएं पक्ष के बराबर होता है? ये बराबर नहीं होता। तो हम लिख देंगे यह हल नहीं है। इसी तरह से हमें बाकी पार्ट हल करने हैं। दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने, समीकरण है x + 3 बराबर 0 और इसमें x का मान है 0। तो x का मान 0 रखेंगे, यही समीकरण है हमारे पास। तो बायां पक्ष लेंगे। बाएं पक्ष को हम वैसे इंग्लिश में लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके लिए हमारे पास मान है x + 3, x की जगह 0 रखेंगे तो क्या देगा, 0 + 3, 0 और 3 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 3। क्या ये दाएं पक्ष के बराबर हैं? ये बराबर इसके नहीं हैं। तो हमारा ये जो x बराबर 0 है ये हल नहीं है। तो लिख देंगे यह हल नहीं है। उसके बाद में तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने x + 3 बराबर 0, समीकरण वही है और हमें इसके लिए हल दिया है x बराबर -3। तो मान दिया है x बराबर -3। बायां पक्ष लेंगे, इसका LHS लेंगे। तो हमारे पास x की जगह जब -3 रखेंगे तो क्या बनेगा, -3 और +3 ये एक दूसरे के साथ घटेंगे तो क्या देगा हमारे पास 0, और ये 0 के बराबर होता है, इसलिए हम लिख देंगे यह हल है। तो जहां पे बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए वो उसका हल होगा, जहां बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आए वो इसका हल नहीं होगा। तो चौथा पार्ट हमें दिया है इसने x - 7 बराबर 1 समीकरण है और x का मान हमें रखना है 7। तो हमारे पास जो चौथा पार्ट है x - 7 बराबर हमारे पास है 1। यहाँ पे x का मान हमें रखना है 7। तो यहाँ पे 7 हल रखेंगे, मान रखेंगे तो LHS क्या बन जाएगा, x की जगह 7 आ जाएगा, माइनस भी हमारे पास 7 है, घटाएंगे कितना आएगा 0। क्या ये 0 1 के बराबर होता है? ये 1 के बराबर नहीं होता। तो हम लिख देंगे यह हल नहीं है।
तो हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें पांचवा पार्ट हल करना है और पांचवें पार्ट में जो हमें समीकरण दी है वो समीकरण है हमारे पास x - 7 = 1 और यहाँ पे x का मान रखना है हमें 8। तो समीकरण है पांचवें पार्ट में x - 7 = 1 और x का मान हमें रखना है 8। तो LHS लेंगे। LHS में हमारे पास क्या बनेगा, x की जगह 8 रखेंगे तो 8 - 7 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। क्या ये 1 जो है वो इस 1 के बराबर हैं? तो ये बराबर हैं, इसलिए हम लिख देंगे यह हल है। उसके बाद में छठा पार्ट है। इसमें छठे पार्ट में हमें जो समीकरण दी है वो है 5x = 25 और हमें इसमें x का मान दिया है इसने कितना 0। x का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास जो LHS है वो क्या बनेगा 5 गुणा में 0। 5 गुणा 0 क्या हो गया 0। क्या ये 0 25 के बराबर है? ये दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यह हल नहीं है। इसी तरह से सातवां पार्ट हमें दिया है। सातवें पार्ट में समीकरण है 5x = 25, x का मान है 5। तो 5x = 25 यही समीकरण है। x का मान हमें रखना है 5। तो क्या बनेगा LHS में हमारे पास 5 गुणा में 5 बराबर कितना होगा 25 और ये 25 के बराबर है, दाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह हल है। आठवां पार्ट है हमारे पास। आठवें पार्ट में दिया है इसने 5x = 25 है, x का मान है यहाँ पे -5, x का मान रखना है -5। तो LHS लेंगे। LHS में मान रखेंगे 5 गुणा -5, 5 को -5 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे -25। क्या ये बराबर है दाएं पक्ष के 25 के? ये बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे यह हल नहीं है। तो हमारा आठवां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नौवां पार्ट लेंगे। नौवें पार्ट में जो समीकरण दी है वो है m/3 बराबर है 2। तो हमारे पास समीकरण है m/3 बराबर 2 और m का मान यहाँ पे रखना है हमें -6। तो यहाँ से अगर हम हल करेंगे LHS लेकर के तो क्या बनेगा, m की जगह -6 रखेंगे तो -6/3, -6 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा -2। क्या ये -2 2 के बराबर होता है? ये बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे यह हल नहीं है। तो हमारा जो नौवां पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां पार्ट करेंगे। 10वें पार्ट में जो हमें समीकरण दी है वो यही समीकरण है m/3। इसमें m का मान दिया है इसने 0। तो m का मान हमारे पास क्या है 10वें पार्ट में m बराबर है हमारे पास 0। तो LHS लेंगे, क्या बनेगा 0/3 और 0/3 का मान कितना होता है 0। क्या ये 2 के बराबर हैं? ये 2 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यह हल नहीं है। उसके बाद में 11वां पार्ट है। 11वें पार्ट में भी हमें समीकरण दी है m/3 बराबर 2 और इसमें हमें m का मान रखना है 6। तो m का मान 6 रखेंगे तो LHS क्या बनेगा 6/3 बराबर 2। ये 2 जो है वो RHS के बराबर हैं, दाएं पक्ष के बराबर हैं, तो हम लिख देंगे यह हल है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने दूसरा प्रश्न क्या कहा है, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि जो इसके कोष्ठक में मान दिए हैं वो इन समीकरणों के हल है या नहीं है। तो अगर ये मान इन दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करते हैं, संतुष्ट करते हैं इस समीकरण को, तो इसके हल होंगे, वरना इसके हल नहीं होंगे। तो ए पार्ट हमें दिया है प्रश्न नंबर 2 के लिए। ए पार्ट है हमारे पास n+5 बराबर है हमारे पास 19 और n का मान हमें रखना है 1। तो n बराबर 1 रखेंगे तो LHS ले लेंगे, यहाँ से n की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 5 कितने हो जाएंगे 6। क्या ये 19 के बराबर हैं? ये 19 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यह हल नहीं है। तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में इसने कहा है 7n + 5 बराबर 19
और इसके लिए n का मान इसने दिया है -2। तो LHS लेंगे पहले। LHS में हमारे पास है 7 गुणा में n का मान कितना है -2 और प्लस में हमारे पास है 5। 7 को -2 से गुणा करेंगे -14 प्लस 5, -14 है प्लस के 5 है, घटाव हो जाएगा, कितने बचेंगे -9। अब ये -9 क्या 19 के बराबर होते हैं? ये 19 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यह हल नहीं है। इसी तरह से हमें सी पार्ट को हल करना है। दिया हुआ है 7n + 5 = 19। यहाँ पे हमें n का मान दिया है इसने 2। n की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास LHS क्या बन जाएगा? 7 गुणा 2 + 5। 7 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 14 + 5 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 19। क्या ये 19 के बराबर होता है? ये बराबर होता है, तो इसे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो लिख देंगे यह हल है। उसके बाद में डी पार्ट हमें दिया है 4p - 3 = 13। तो 4p - 3 = 13। p का मान है यहाँ पे 1। p की जगह 1 रखेंगे LHS लेकर के, तो क्या बनेगा? 4 गुणा 1 - 3। यहाँ से 4 - 3 कितने बचेंगे? 1। क्या ये 13 के बराबर होता है? ये 13 के बराबर नहीं होता, इसलिए यह इस समीकरण का हल नहीं है। तो हमारा जो डी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ई पार्ट करेंगे। समीकरण हमारे पास यही दी हुई है 4p - 13 और इसमें हमें p का मान रखना है -4। यहाँ से हमारे पास p का मान जब -4 रखेंगे तो क्या बनेगा? ई पार्ट में p बराबर -4, LHS लेंगे तो क्या बनेगा? 4 गुणा में p का मान है -4 और माइनस में हमारे पास है 3। तो 4 - 4 से गुणा होगा, कितने हो जाएंगे? -16 और इधर हमारे पास क्या है? -3। दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -19। क्या ये 19 के बराबर होते हैं? ये बराबर नहीं है, तो ये समीकरण का हल नहीं है। तो यह हल नहीं है। उसके बाद में हमारे पास है एफ पार्ट। एफ पार्ट में भी समीकरण यही है और p का मान हमें दिया है इसने 0। p का मान 0 है तो 0 मान रखेंगे LHS लेकर के। क्या बनेगा? 4 गुणा 0 - 3। 4 गुणा 0 कितना हो जाएगा? 0 - 3 क्या बचेगा? -3। क्या ये 19 के बराबर होता है? ये 19 के बराबर नहीं होता, तो लिख देंगे यह हल नहीं है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे और तीसरे प्रश्न में हमें इसने कहा है प्रयत्न और भूल विधि से हमें इस निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। तो इन समीकरणों को हल करने के लिए पहला पार्ट हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 3 का, वो है 5p + 2 बराबर हमारे पास है 17। अब ये जो मान है हमारे पास, इसमें प्रयत्न और भूल विधि से हल करना है। प्रयत्न और भूल विधि से मतलब हमें एक एक मान करके रख के देखना है, जिस पे हल सही होगा वो इसका हल है और जिस पे हल सही नहीं होगा वो हल नहीं है। तो पहले हम p का मान 1 रख के देखते हैं। LHS लेंगे, p का मान 1 रखेंगे तो LHS क्या बनेगा? LHS बन जाएगा 5 गुणा 1 + 2। 5 + 2 बराबर हमारे पास आ रहे हैं 7। क्या ये 7 17 के बराबर है? ये बराबर नहीं है, तो ये हल नहीं है। उसके बाद में हम लिख देंगे p बराबर रखेंगे 2 तो LHS क्या बनेगा? LHS यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 5 गुणा 2 + 2 कितने आ जाएंगे? 10 + 2 बराबर 12। क्या ये 12 17 के बराबर होता है? बराबर नहीं होता, तो ये भी इसका हल नहीं है। फिर p बराबर 3 रख के देखेंगे तो LHS क्या बन जाएगा? 5 गुणा 3 + 2, 5 × 3 = 15 + 2 बराबर कितने आ जाएंगे हमारे पास? 17। क्या ये 17 17 के बराबर होता है? हाँ बराबर होता है, तो ये इस समीकरण का हल है। तो लिख देंगे p बराबर 3 समीकरण का हल है। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें इसका दूसरा पार्ट हल करना है। दूसरे पार्ट में दिया है इसने 3m - 14 बराबर हमारे पास है 4। तो यहाँ से m बराबर 1 रखेंगे तो 3
हमारे पास LHS क्या आएगा 3 गुणा 1 माइनस 14, 3 माइनस 14 ये आएंगे माइनस के 11। क्या ये 4 के बराबर है? बराबर नहीं है। फिर m बराबर 2 रख के देखेंगे तो LHS कितना आ जाएगा 3 गुणा 2 माइनस 14 कितना आएगा 6 माइनस 14 बराबर हमारे पास आएगा माइनस का 8। ये भी 4 के बराबर नहीं है तो ये भी इसका हल नहीं है। फिर हम m बराबर रख के देखेंगे 4, अपनी मर्जी से मान रखते जाने हैं तो LHS बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा 4 माइनस 14 कितना आएगा 12 माइनस 14 कितने आ जाएंगे माइनस के 2। ये भी 4 के बराबर नहीं है तो ये भी इसका हल नहीं है। फिर हम m बराबर रख के देखते हैं 6 तो LHS का मान कितना आ जाएगा 3 गुणा 6 माइनस 14 कितने आएंगे 18 माइनस 14 कितने बच जाएंगे 4। ये 4 RHS के बराबर हैं, दाएं पक्ष के बराबर हैं, इसलिए ये समीकरण का हल है। तो लिख देंगे m बराबर 4 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कहा है चौथे प्रश्न में, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो हमें समीकरण बनानी है। पहला दिया है संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो समीकरण क्या बनेगी, प्रश्न नंबर 4 का पहला जो पार्ट है उसमें क्या कहा है x और 4 का योग 9 है तो x प्लस 4 बराबर क्या बन जाएगा 9। इसी तरह से दूसरा पार्ट हमें दिया है इसका y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है तो y माइनस 2 बराबर कितना आएगा 8। फिर हमारे पास तीसरा पार्ट दिया है इसने a का 10 गुणा 70 है तो a का 10 गुणा करना है, ये किसके बराबर है 70 के, कितना आ जाएगा 10a बराबर 70। चौथा पार्ट हमारे पास है इसके लिए, चौथे पार्ट में है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। b को 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। फिर पांचवा पार्ट इसका दिया है हमें, पांचवें पार्ट में क्या कहा है t का 3/4 15 है। 3/4 कैसे निकालते हैं 3/4 से गुणा करके, तो t का 3/4 कितना है 15 तो क्या बनेगा 3t बटा में 4 बराबर कितना आएगा 15। फिर छठा पार्ट है इसके लिए, छठे पार्ट में दिया है m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 प्राप्त होता है। m का हमें पहले करना है 7 गुणा, फिर 7 इसमें जोड़ने हैं तो हमारे पास 77 प्राप्त होता है। क्या बनेगा 7m प्लस 7 बराबर 77। उसके बाद में सातवां पार्ट हमें दिया है इसने, क्या कहा है एक संख्या x की 1/4 ऋण 4 आपको 4 देता है। ऋण 4 का मतलब 4 इसमें से घटाना है, 4 देता है तो क्या हो जाएगा x का 1/4 तो x गुणा 1/4 इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। क्या बनेगा 1/4 x माइनस 4 बराबर 4। ये हमारे पास सातवां पार्ट हो गया। अब हम इसका आठवां पार्ट करेंगे। आठवें पार्ट में क्या दिया है हमें दिया है यदि आप y के 6 गुणा में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो y के 6 गुणे में से 6 घटाएं तो 60 प्राप्त होता है तो क्या बन जाएगा 6y माइनस 6 बराबर कितना आएगा 60। उसके बाद हमारे पास नौवां पार्ट है इसके लिए। नौवें पार्ट में क्या दिया है इसने कहा है यदि आप z के 1/3 में से 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो z का 1/3 के लिए 1/3 से गुणा कर देंगे और इसमें क्या करना है 3 जोड़ना है तो 30 प्राप्त होगा। तो 3 जोड़ देंगे बराबर में आ जाएगा 30। तो क्या आ जाएगा 1/3 z प्लस 30 बराबर आ जाएगा 30। तो हमारा जो नौवां प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे और पांचवें प्रश्न में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है वो दिया है इसने कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। तो अब हमें समीकरणें दी हैं और इनके कथन हमें बनाने हैं। तो पहला पार्ट है इसमें प्रश्न नंबर 5 में, पहला पार्ट जो हमें दिया है इसने वो है हमारे पास p प्लस 4 बराबर 15। तो क्या बनेगा p और 4 का योगफल कितना है 15। तो लिख देंगे p और 4 का योगफल 15 है।
तो हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, m-7 बराबर 3, तो लिख देंगे m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। तो हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट इसने दिया है 2m बराबर 7, 2 को 7 से गुणा करने पर, 2 को m से गुणा करने पर 7 प्राप्त होता है। उसके बाद में चौथा पार्ट हमें दिया है इसने m/5 बराबर 3, तो m में 5 का भाग करने पर 3 प्राप्त होता है। उसके बाद में पांचवा पार्ट है 3m/5 बराबर है 6, तो इसको क्या लिखेंगे, पांचवें पार्ट में 3 को m से गुणा कर 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। उसके बाद में छठा पार्ट है, इसके लिए क्या दिया है इसने, 3p + 4 बराबर 25, तो 3 को p से गुणा कर 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। तो हमारा छठा पार्ट हो गया। सातवें पार्ट में इसने क्या दिया है, सातवें पार्ट में इसने दिया है 4p - 2 बराबर 18, तो क्या लिखेंगे, 4 को p से गुणा कर 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। उसके बाद में आठवां पार्ट दिया है p/2 + 2 बराबर 8, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आठवें पार्ट में p को 2 से भाग करके क्या जोड़ा है इसने, 2 जोड़ने पर कितना आता है, 8 प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास पांचवें प्रश्न के हल हो गए हैं। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे और छठे प्रश्न में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें वाक्य हैं हमारे पास, उनकी हमें समीकरणें बनानी है। तो समीकरणें बनाने के लिए जो छठा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें पहला पार्ट इसने दिया है छठे प्रश्न का, क्या कहा है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरणें बनाइए। पहला पार्ट है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो हमें ये बताना है कि इसकी समीकरण क्या बनेगी। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। तो परमीत के कंचों की संख्या में क्या लेनी है, m। तो मान लेंगे प्रश्न नंबर 6 का पहला पार्ट, माना परमीत के पास कंचे, कितने कंचे हैं परमीत के पास, m। अब इसने कहा है कि जो इरफान है उसके पास कितने कंचे हैं, 37। इरफान के पास कंचे ये हैं 37। अब इरफान के पास जो कंचे हैं उसके लिए प्रश्न में क्या कहा हुआ है, प्रश्नानुसार क्या कहा है इसने कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से 7 अधिक हैं। तो परमीत के पास है m, इसके 5 गुणे से 7 अधिक हैं, वो हमारे पास किसके कंचे हैं, इरफान के कंचे। तो समीकरण क्या बन गई, 5m + 7 बराबर 37। उसके बाद में दूसरा पार्ट इसने दिया है, इसके लिए क्या कहा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु y वर्ष लीजिए। तो मान लेंगे, माना लक्ष्मी की आयु कितनी है, लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु हम मान लेते हैं कितनी, y वर्ष। और उसके बाद इसके पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु ये हमें दी हुई है, इसने कितनी, इसने दी है 49 वर्ष। तो
तो हमारे पास पिता की आयु आ गई 49 वर्ष। प्रश्नानुसार ये क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी, उनकी जो आयु है, लक्ष्मी के पिता की आयु लड़की की आयु के 3 गुणे से 4 अधिक है। तो लड़की की आयु के 3 गुणे से 4 अधिक है, वो किसकी आयु है, पिता की आयु। तो ये हमारे पास बन गई समीकरण दूसरे पार्ट के लिए। अब तीसरे पार्ट में हमें दिया है, इसने क्या दिया है, अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। दुगना धन का मतलब है कि 7 उसमें जोड़ना है। तो हमारे पास प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो न्यूनतम अंक हमें लेने हैं L। तो मान लेते हैं, माना न्यूनतम अंक कितने हैं, न्यूनतम अंक हैं हमारे पास L। अधिकतम अंक कितने दिए हैं, अधिकतम अंक हैं हमारे पास कितने दिए हैं, 87। तो हमारे पास आ जाएगा 87। अब इसने कहा है प्रश्नानुसार कि जो हमारे पास अधिकतम अंक हैं वो न्यूनतम अंक के दुगने से 7 अधिक हैं। तो प्रश्नानुसार अधिकतम जो अंक हैं वो न्यूनतम अंक के 2 गुणे से 7 अधिक हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, 87 के बराबर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसके लिए समीकरण बन गई है। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। और हमारा जो चौथा पार्ट है इसका वो करेंगे। चौथे पार्ट में इसने हमें दिया है, जो वाक्य दिया है, इसने क्या कहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। तो शीर्ष कोण जो है वो प्रत्येक आधार कोण जो है उसका दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण जो है वो 20 डिग्री है। याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास इसने कहा है कि शीर्ष कोण जो है वो आधार कोण का क्या है, दुगना है। तो हम मान लेंगे कि इसका जो आधार कोण है वो कितना है, B। तो हमारे पास ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके लिए आधार कोण हमने क्या मान लिया, B। तो इसके लिए जो शीर्ष कोण है वो कितना हो जाएगा, 2B। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना है, 180 डिग्री। अब तीनों कोण हैं कौन कौन से, एक तो है हमारे पास 2B, एक है B और तीसरा फिर B है। बराबर कितना आ जाएगा, 180। यहाँ से सारे जुड़ जाएंगे, 2B, B और कितने हो जाएंगे, 4B बराबर हमारे पास आ जाएंगे 180। ये हमारे पास समीकरण बन गई चौथे पार्ट के लिए। तो हमारा जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो छठा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। और प्रश्नावली जो हमारी है 4.1 वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी अगली प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 4.2 का जो पहला प्रश्न हमें दिया है, इसने वो दिया है पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो हमें पृथक करने वाला चरण बताना है और उसके बाद उसे हमें हल करना है। तो पहला पार्ट इसने दिया है x-1 बराबर 0। तो ए पार्ट है x-1 बराबर 0। तो पृथक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें 2 विधियां हैं। 2 विधियां कौन कौन सी हैं, एक तो हम पृथक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो हम दोनों तरफ उस संख्या को जोड़ दें। एक दूसरा हमारे पास अगर प्लस दिया है तो दोनों तरफ से घटा दें, गुणा दिया है तो दोनों तरफ भाग कर दें और भाग दिया है तो दोनों तरफ गुणा कर दें। तो हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम पक्षांतरण करके हल करें। दोनों तरीकों को हम हल करेंगे इस प्रश्नावली में। तो यहाँ से हम कर रहे हैं जो घटाव दिया है उसे जोड़ करके। तो यहाँ से हमारे पास -1 है, घटाव में है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ 1 जोड़ने पर
क्या बनेगा, एक जोड़ेंगे तो x माइनस एक प्लस का एक, 0 प्लस एक, माइनस एक और प्लस एक क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0 और बराबर में क्या आ जाएगा 1। यहाँ से x का मान कितना आ गया 1, x अलग हो गया यानी कि चर यहाँ से पृथक हो गया। चर पृथक होने के बाद जो मान बचता है वही इस समीकरण का क्या होता है, हल। तो लिख देंगे x बराबर 1 इस समीकरण का हल है। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में हमें दिया है इसने समीकरण x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 है, यहाँ पे जोड़ में दिया है तो दोनों तरफ से घटा देंगे। तो दोनों तरफ 1 घटाने पर क्या बनेगा, 1 घटाएंगे तो x प्लस 1 माइनस का 1 बराबर 0 माइनस 1, ये घट करके बच जाएंगे हमारे पास 0 बराबर 0 में से 1 घटेंगे माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा x माइनस 1। तो लिख देंगे x बराबर माइनस 1 समीकरण का हल है। उसके बाद में सी पार्ट हमें दिया है इसने, सी पार्ट क्या दिया है, सी पार्ट में दिया है x माइनस 1 बराबर 5। तो समीकरण है x माइनस 1 बराबर 5, माइनस में है तो दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ 1 जोड़ने पर क्या बनेंगे, 1 जोड़ेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 5 प्लस 1, ये घट जाएंगे, कितने बचेंगे x प्लस 0 बराबर 6। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 6। तो लिख देंगे x बराबर 6 समीकरण का हल है। उसके बाद में डी पार्ट में इसने दिया है x प्लस 6 बराबर 2। तो x प्लस 6 बराबर 2, यहाँ से 6 प्लस में है दोनों तरफ से 6 घटा देंगे। तो दोनों तरफ 6 घटाने पर क्या बनेगा, x प्लस 6 माइनस 6, 2 माइनस 6, 6 में से 6 घटेंगे बच जाएंगे 0, 2 में से 6 घटेंगे बचेंगे माइनस के 4। तो x बराबर कितना आ गया माइनस 4। तो लिख देंगे x बराबर माइनस 4 समीकरण का हल है। उसके बाद में हमारे पास है ई पार्ट। इसका ई पार्ट में जो हमें समीकरण दी है वो है y माइनस 4 बराबर माइनस 7। तो y माइनस 4 बराबर माइनस 7, माइनस 4 है दोनों तरफ 4 जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ 4 जोड़ने पर क्या बनेगा, y माइनस 4 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 4 क्या बनेगा, 4 से 4 कट जाएगा प्लस में 0, माइनस के 7 हैं प्लस के 4 हैं, ये घटाव होंगे कितने बच जाएंगे माइनस के 3। तो y का मान कितना आ गया माइनस 3। तो लिख देंगे y बराबर माइनस 3 समीकरण का हल है। उसके बाद f पार्ट में क्या दिया है हमें, f पार्ट में इसने दिया है y माइनस 4 बराबर 4। तो y माइनस 4 बराबर 4, यहाँ पे घटाव में है 4 तो जोड़ देंगे दोनों तरफ 4 जोड़ने पर क्या बन जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो y माइनस 4 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 4 और 4 जुड़ेंगे तो 8। तो y बराबर 8 समीकरण का हल है। तो हमारा f पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें इसका g और h पार्ट करना है। g पार्ट में जो हमें समीकरण दी हैं वो समीकरण है हमारे पास y प्लस 4 बराबर 4। तो समीकरण है f पार्ट में g पार्ट में y प्लस 4 बराबर 4, यहाँ पे जोड़ में है दोनों तरफ से 4 घटा देंगे। तो दोनों तरफ 4 घटाने पर क्या बनेगा, y प्लस 4 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4, y प्लस 4 में से 4 घटेंगे 0, यहाँ भी कितने आ जाएंगे 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 0 समीकरण का हल है। जी पार्ट हो गया। अब हम इसका h पार्ट करेंगे। h पार्ट में दिया है y प्लस 4 बराबर माइनस 4, यहाँ से प्लस में है दोनों तरफ से 4 घटा देंगे। तो दोनों तरफ 4 घटाने पर
क्या बन जाएगा y प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, 4 में से 4 घटेंगे 0, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 8, तो y का मान कितना आ गया -8। तो लिख देंगे y बराबर -8 समीकरण का हल है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।